हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद कवर करने वाले हैं। आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक हम कवर करेंगे। एक ही वीडियो में सारे अनुच्छेद देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो। सबसे पहले देखिए संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद दूसरे में प्रावधान है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, जो हमारा देश है भारत देश, इसमें नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है, स्थापनाएं की जा सकती है। अनुच्छेद दूसरे का क, सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, लेकिन ये निरस्त कर दिया गया है। निरस्त का अर्थ होता है कि अब इसे हटा दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद तीसरे में नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद चौथा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद चौथा जो है, इसमें पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। हमने सारी अनुसूचियां भी डिस्कस की हैं। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, अनुसूचियां करके आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा ना। वैसे अनुच्छेदों में से कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। ये अनुच्छेद जो 6 और 7 है, ये उस समय के हैं जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना इसमें लिखा है। विदेशी राज्य की नागरिकता अगर कोई ले लेता है, विदेशी राज्य में जाए और नागरिकता अगर वहाँ से ले लेगा, तो ये जो भारत देश की नागरिकता है ये अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि वह कौन है जिसके नागरिक, वह कौन सा नागरिक है जिसके अधिकार बने रहेंगे, है ना। नागरिकता का अधिकार बना रहेगा कि हाँ वह भारत देश का निवासी है ना। अब देखिए अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना। अब देखिए मूल अधिकार से संबंधित कुछ प्रावधान, ये आपको अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक देखने के लिए मिलेंगे। अनुच्छेद 12 में परिभाषा है, जो मूल अधिकार के अंतर्गत जो भी शब्द अभी आप यहाँ पर देखेंगे उनकी परिभाषाएं देखने के लिए आपको कहाँ मिलेगी, अनुच्छेद 12 में। ठीक है, जब भी आपको कहीं परिभाषा देखने के लिए मिले, मतलब कि जो अनुच्छेद आप कवर करेंगे अब उनसे रिलेटेड आपको परिभाषाएं देखने के लिए मिलेंगी। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। ये कई बार पूछा गया है, विधि के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 14 में। अब देखिए अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। निषेध मतलब इसे रोका जाए, किन चीज़ों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। और यह भी पूछा गया है अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत है। पहले उपाधियाएं दी जाती थी, है ना, आपने पढ़ा होगा इतिहास, तो देखा होगा आपने कि बहुत सारी उपाधियाएं दी गई हैं, बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारे फाइटर्स को दी गई है, तो वो उपाधियों का अंत कर दिया गया है।
अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 भी आपको याद रखना होगा, ये प्रश्न पूछा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 का क, इसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। अब देखिएगा अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में बलाश्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध है। यह भी पूछा गया है। अनुच्छेद 23 भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालश्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 25 देखिएगा, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है ना, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का भी अधिकार होगा, यह प्रावधान है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, ये पहले अनुच्छेद 31 में था। संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण पहले ये मूल अधिकार में आया करता था, ठीक है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में था, इसे हटा दिया गया है, इसे निरस्त कर दिया गया है। फिर देखिएगा अनुच्छेद 31 का क, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का ख, इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। अनुच्छेद 31 का ग, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में प्रावधान है। यही अनुच्छेद हम 31 का घ देखें तो इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव है और इसे भी निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? इस भाग द्वारा पदस्थ अधिकारी को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 का क, इसमें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों को संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं है और ये भी निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 33 देखिएगा, इस भाग द्वारा पदस्थ अधिकारों का बलों आदि को लागू करना और उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34 में देखिएगा, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा पदस्थ अधिकारों पर निर्वर्धन। अनुच्छेद 35 में इस भाग की उपबंधों को प्रभावी करने का विधान है, ठीक है। इस भाग में जो भी उपबंध है उसे प्रभावी करने की कुछ विधियां लिखी गई हैं अनुच्छेद 35 में। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इससे संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व देखिए, अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई है। अब इसमें परिभाषा किसकी है? इसमें राज्य की परिभाषा है कि भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि इसमें सरकारें, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में अन्य प्राधिकरण शामिल होते हैं। यह यहाँ पर राज्य की परिभाषा है। अगला देखिएगा, अनुच्छेद 37, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा प्रावधान है। अगला है अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का क,
समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, समान न्याय भी मिलेगा और ये सब निशुल्क विधि रहेंगी। अनुच्छेद 40 में देखिएगा, इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको यह याद रखना होगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में देखिएगा, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। फिर है अनुच्छेद 43, इसमें कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 43 का जो क है, इसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का ख कहता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44, इसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी, यह लिखा गया है, यह प्रावधान है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में देखिएगा, बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। यह राज्य के कुछ नीति निर्देशक होंगे, है ना, जो राज्य है उनका यह कर्तव्य होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, यह राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48 का क क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण करना यह राज्य का कर्तव्य है और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना यह किसका कार्य है, यह उन राज्यों का कार्य है जिनके अंडर में उनके वन पर्यावरण आते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा, है, वहाँ के जो स्मारक हैं, जो स्थान हैं, वस्तुएं हैं जो राष्ट्रीय महत्व रखते हैं, उसका संरक्षण करने का अधिकार किसका है, यह कर्तव्य होगा किसका, राज्य का। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग है। ठीक है, न्यायपालिका जिसमें जो भी हाई कोर्ट वगैरह आते हैं या फिर जो भी छोटे कोर्ट वगैरह आते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल अलग है। और वहाँ की जो कार्यपालिका है, मतलब जो विधानमंडल है ना, वो अलग होती है। ये दोनों का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 देखिएगा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है। इसके बाद देखिएगा मूल कर्तव्य, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसे अलग से जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य को अलग से जोड़ा गया है। ये अनुच्छेद 51 के क में है। मूल कर्तव्य जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मूल कर्तव्य कहाँ है, अनुच्छेद 51 के क में प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 52 से लेकर आपको देखने के लिए मिलेगा 73 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 73 तक, है ना। चलिए अब डिटेल में कवर करते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए, ठीक है, देश में एक। फिर अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है, इसके बारे में लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस प्रकार से होगी। अनुच्छेद 54 में देखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, यह लिखा गया है। तो यहाँ पर दो अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 52 आपको याद रखना है, ये राष्ट्रपति से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 54 है, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, यहाँ पर कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब कितने समय तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अगर पुनः निर्वाचित होना चाहता है कोई व्यक्ति तो उसके लिए क्या पात्रताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या अर्हताएं हैं, मतलब क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या जो भी चीज़ें वहाँ मांगी जाती हैं यही चीज़ें मांगी जाती है। उम्र चेक की जाती है वहाँ पर, और भारत देश का नागरिक है या नहीं है, दिवालिया है या नहीं है, वो चीज़ें यहाँ पर नोट देखी जाती हैं, है ना। क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 59 में देखिएगा, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद द्वारा यहाँ पर जो अनुच्छेद 60 है ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवाई जाएगी। अनुच्छेद 61 में देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। महाभियोग का अर्थ यह होता है कि अब राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है, मान लीजिए वह राष्ट्रपति या राज्यपाल को पद से कब हटाया जाता है, जब वो संविधान पर जब किसी प्रकार की कोई संविधान जो है हमारा भारतीय संविधान अगर इसके विरुद्ध चलने की अगर कोशिश करता है राष्ट्रपति या राज्यपाल, तो उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा अनुच्छेद 62 में क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रपति के पद में रिक्तों को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। राष्ट्रपति नहीं है तो उस पद को भरने के लिए वापस क्या प्रोसेस होगी, कितना समय लगेगा, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं अनुच्छेद 62 में। अगर राष्ट्रपति नहीं है या फिर किसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है और पद खाली है, तब क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में लिखा है। अनुच्छेद 63 में देखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में अब आपको भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति में जो है एक्चुअली होता कौन है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। लोकसभा, राज्यसभा, हमारे संसद के दो महत्वपूर्ण सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो राज्यसभा है इसका पदेन अध्यक्ष होता है या फिर पदेन सभापति जो है वो होता है उपराष्ट्रपति। जो लोकसभा है उसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं, है ना, लेकिन राज्यसभा में सभापति बनाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 65। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन। अगर राष्ट्रपति नहीं है किसी वजह से, तब उस पद को कौन इस्तेमाल करेगा, कुछ समय के लिए। ठीक है, 6 महीने के लिए होता है वैसे, उपराष्ट्रपति उस पद को संभाल सकते हैं, उसके बाद तो नए राष्ट्रपति चुनने पड़ेंगे। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि लिखी हुई है, मतलब कितने समय के लिए उपराष्ट्रपति बने रहेंगे। फिर अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय क्या होगा और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि कितनी रहेगी। अनुच्छेद 69 में देखिएगा, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय है। अनुच्छेद 72 में क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, है ना। राष्ट्रपति के पास पावर है कि वह कोई अपराधी वगैरह है और अगर वो क्षमा याचिका अगर चाहते हैं, वो लेटर लिखते हैं राष्ट्रपति को कि हमें क्षमा कर दीजिए, तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि या तो वो उन्हें पूरी तरह से माफ़ कर दे, या फिर अगर सज़ा उन्हें फांसी की दी गई है तो उसे उम्र कैद में बदल सके, कम कर सके, या फिर पूरी तरह से समाप्त कर सके। ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है। अनुच्छेद 73 में देखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। फिर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, इनसे संबंधित प्रावधान आपको देखने के लिए मिलेगा अनुच्छेद 74 से लेकर अनुच्छेद 78 तक। चलिए, अनुच्छेद यहाँ पर 74 में राष्ट्रपति को
सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है। राष्ट्रपति को सलाह और सहायता कौन दे सकता है? मंत्रिपरिषद दे सकता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसी का ही प्रधान होता है प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 75। इसमें मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी किसे कहते हैं? यह भारत सरकार का वकील होता है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन किस प्रकार से होगा लिखा हुआ है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को किस प्रकार की जानकारी पहुंचाए। चलिए अब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आएंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, जितने भी हम अनुच्छेद अब कवर करेंगे हम संसद से रिलेटेड, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। संसद जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, ये दो इसके महत्वपूर्ण सदन हैं, लेकिन इसके 3 अंग होते हैं। अब अंग की हम बात करें तो राज्यसभा है, लोकसभा है और तीसरे होते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना किस प्रकार से होगी लिखा गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तीनों अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछे गए हैं। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना किस प्रकार से होगी प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 82। इसमें प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन लिखा गया है। जनगणना होती है, उसके बाद जो सीटों में बदलाव होता है ना लोकसभा राज्यसभा में, उसके बारे में यहाँ पर कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 83 में देखिएगा संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। संसद के अगर आप मेंबर बनते हैं तो क्या वहाँ पर अर्हताएं होनी चाहिए, मतलब योग्यताएं आपसे ली जाएंगी, मांगी जाएंगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित। अनुच्छेद 86 में सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है ना। सदनों में अभिभाषण करने का और संदेश भेजने का राष्ट्रपति के पास पावर है। चलिए अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण करते हैं। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 89। इसमें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 90। इसमें उपसभापति का पद रिक्त होना या फिर पद त्याग और पद से हटाया जाना। उसके बाद अनुच्छेद 91 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होंगे या फिर उनके बारे में यहाँ पर कुछ प्रावधान है। चलिए अनुच्छेद 94 में देखिएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाने के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष व अन्य व्यक्ति की शक्ति। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 96। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते से संबंधित प्रावधान है। सभापति उपसभापति, ये कहाँ की बात हो रही है? राज्यसभा के बारे में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हो रही है तो ये बात हो रही है लोकसभा की। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 98। इसमें संसद का सचिवालय।
अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अब जो भी संसद के सदस्य होंगे उनकी शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 100 में देखिएगा, सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 में स्थानों का रिक्त रहना, अगर स्थान रिक्त है तो उस समय क्या प्रावधान क्या होना चाहिए, किस प्रकार से संसद कार्य करेगा, कुछ प्रावधान यहाँ पर लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 102 देखिएगा, इसमें सदस्यों के लिए निहरताएं हैं। अनुच्छेद 103 में सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए साशक्ति। अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्ति और विशेष अधिकारों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में है। अनुच्छेद 107 में विधेयक के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 108 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दोनों की बैठक संयुक्त की जाती है। वैसे आमतौर पर तो इनकी बैठकें अलग अलग होती हैं, है ना, अलग अलग मेंबर्स होते हैं इनके, अलग अलग इनका समय होता है, लेकिन कुछ दशाओं में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है और यह पावर होती है राष्ट्रपति के पास। वो अध्यादेश जारी करता है कि यहाँ संयुक्त बैठक बिठाई जाए और यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 108 में। यह कई बार प्रश्न आया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा है अनुच्छेद 110 में। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 111 विधेयक पर अनुमति। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण। अनुच्छेद 113 में संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 116, इसमें लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के कुछ नियम होंगे यहाँ पर। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, किस प्रकार की भाषा यहाँ पर प्रयोग की जाएगी, है ना। नॉर्मली यहाँ पर इंग्लिश भाषा का ही यूज़ करते हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी दोनों चलती है संसद में। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निबंधन। अनुच्छेद 122 में न्यायपालिका न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। ठीक है, न्यायालय के पास ये पावर नहीं है कि वह संसद की कार्यवाहियों की जांच करें। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति क्या होगी, इसका प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं उच्चतम न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखिएगा। अनुच्छेद 124 से लेकर यहाँ पर अनुच्छेद 147 तक आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। इनमें किसका प्रावधान देखने के लिए मिलेगा, उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के संबंध में प्रावधान है अनुच्छेद 124 में। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। अनुच्छेद 124 का क राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अनुच्छेद 124 का ख आयोग के कार्य से संबंधित प्रावधान।
अनुच्छेद 124 का ग, संसद की कानून बनाने की शक्तियाँ। संसद के पास क्या पावर्स हैं, वो किस प्रकार के कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अब देखिए अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ है, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 131 का क, केंद्रीय अधिकारों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार, इसे निरस्त कर दिया गया है, अर्थात इसे हटा दिया गया है। पहले यह अनुच्छेद था। अनुच्छेद 132, इसमें कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली आधिकारिकता है ना। कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली आधिकारिकता। अनुच्छेद 133 में उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली आधिकारिकता। ठीक है, ज़्यादा किसे यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को। अब देखिए अनुच्छेद 134 में दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली आधिकारिकता। अनुच्छेद 134 के क में उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135, इसमें विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की आधिकारिकता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त लेनी होगी। अनुच्छेद 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त लेनी होगी, है ना। अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता की वृद्धि की गई। अनुच्छेद 139 में कुछ रेट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, है ना। उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। रेट्स, 5 तरह के रेट्स होते हैं, कुछ पावर्स होती हैं इनके पास। अनुच्छेद 139 का क, कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय के डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में उपबंध है, आदेश है ना। फिर अनुच्छेद 143, इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 144 का क, नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान है, जिसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 145 देखिएगा, 145, इसमें न्यायालय के नियम आदि से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय के बारे में। अनुच्छेद 147, इसमें निर्वचन, इसमें मतलब व्याख्या की गई है ना। देखिए इसका मतलब यह है कि यदि संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद उठ जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जैसे पिछले कानूनों का प्रयोग कर सकती है ताकि इस विवाद को निपटाया जा सके। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आ चुका है। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में प्रावधान, यहाँ से भी आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। अनुच्छेद 151 में सन परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में है। अब देखिए राज्यपाल से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 152 ये भी आ चुका है एग्जाम में, महत्वपूर्ण है। इसमें परिभाषा दे रखी है, जैसे राज्य के संविधान का एक भाग है जो राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार
राज्य शब्द से तात्पर्य है भारत के प्रथम अनुसूची के भाग 1 में नामित जो राज्य होंगे उसका अर्थ होता है यहाँ पर राज्य, है ना। सभी में अलग अलग परिभाषाएं हैं। अगला देखिएगा अनुच्छेद 153। ये जो है राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि, मतलब कितने समय के लिए राज्यपाल बनेगा किसी एक राज्य का। वैसे एक राज्य नहीं, 2-3 राज्यों के भी ये राज्यपाल बन जाते हैं एक ही समय में, है ना। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं हैं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए क्या शर्तें होंगी। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 161 में आप देखेंगे क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। जैसे हमने राष्ट्रपति को इसमें देखा था कि उसके पास पावर है किसी भी अपराधी की जो भी सजा है उसको माफ़ करना या कम करना कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से राज्यपाल के पास भी यह पावर है। अनुच्छेद 162 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। फिर देखिएगा राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में। ये राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में है और महाधिवक्ता मतलब राज्य का वकील, है ना, राज्य सरकार का। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा, जिसके प्रधान कौन होंगे, यहाँ पर राज्य का मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता कि राज्य का जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जो इनका वकील है, वो कौन होगा, है ना, उसके बारे में है। अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए के संबंध में मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का जो मुख्य व्यक्ति है उसका क्या कार्य है, उसका क्या कर्तव्य है, इसके बारे में कुछ प्रावधान है, ठीक है, अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक राज्य का विधानमंडल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। देखिए विधानमंडल, इसके भी 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं जिससे किसी भी राज्य की सरकार मिलके बनती है। तो पहला तो हो गया विधान परिषद, दूसरा होता है विधानसभा और तीसरा मेंबर होता है राज्यपाल, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने केंद्र में पढ़ा था, लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो विधानसभा और राज्यपाल, उनसे मिलकर के विधानमंडल बनाया जा सकता है और उस राज्य में मुख्यमंत्री चुना जाता है। चलिए अनुच्छेद 168 में देखिएगा राज्यों के विधानमंडलों का गठन किस प्रकार से होगा, प्रावधान है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, है ना, मतलब विधान परिषद अगर पहले से है तो उसे हटाया जा सकता है और नहीं है तो उसका सृजन किया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है ना, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना किस प्रकार से होगी, ये महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 170, 171 ये दोनों आपको याद रखना है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना, ठीक है। अनुच्छेद 172 में राज्य के विधानमंडलों की अवधि के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या अर्हताएं होंगी। अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन किस प्रकार से होगा, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार क्या होंगे। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 178, इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है। विधानसभा में अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना।
अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने का या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की क्या शक्ति होगी। अगर अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं है तो फिर उपाध्यक्ष का क्या कर्तव्य होगा, या फिर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर अन्य व्यक्ति का क्या कार्य होगा। अब देखिए अनुच्छेद 181, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधारीन है तब उसका पीठासीन न होना। ठीक है। अनुच्छेद 182, विधान परिषद का सभापति या उपसभापति, विधान परिषद में सभापति होंगे या फिर उपसभापति होंगे। अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की क्या शक्ति होगी, है ना। यह भी वही बात हुई, सभापति प्रेजेंट नहीं है तो उपसभापति है, उनका क्या कार्य होगा, उनका क्या कर्तव्य है। अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है तो फिर किस अन्य व्यक्ति को, किसी भी अन्य व्यक्ति को ये पद संभालने के लिए थोड़े समय के लिए बनाया जाए किसी को, है ना। अनुच्छेद 185 में देखिएगा, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधारीन है तो उस समय वो पीठासीन न होंगे। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, है ना, इनको शपथ कौन दिलाएगा, इनके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 189 में सदनों में मतदान रिक्तियों में होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 190, इसमें स्थानों का रिक्त होना। अगर कुछ स्थान खाली है विधानमंडल में तो उस समय क्या कंडीशन होगी और किस प्रकार से फिर चलेगा सत्र, है ना। अब है अनुच्छेद 191, इसमें सदस्यता के लिए क्या निहर्ताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 192 में सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 193 में अनुच्छेद 188 जो था, इसके अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहिर्त न होते हुए या निहिर्त किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए साशक्ति, है ना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 194, विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 195, इसमें सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित प्रावधान है। इन्हें कितना वेतन दिया जाएगा, क्या भत्ते, इन्हें क्या और फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 196 में विधेयकों के पुरस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। नेक्स्ट अनुच्छेद 197, धन विधेयकों से भिन्न विधेयक जो होंगे उसके बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्भर है। अनुच्छेद 198 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। धन विधेयक से संबंधित प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा है। ये जो धन विधेयक है ये राज्य से संबंधित होगा, ध्यान दीजिएगा 199 में। चलिए अनुच्छेद 200 क्या कहता है, विधेयकों पर अनुमति, किस प्रकार से विधेयक के ऊपर अनुमति मिलेगी, इसके बारे में पूरी प्रोसेस है, पूरा यहाँ पर प्रावधान है ना। विधेयक किस प्रकार से पारित किए जाते हैं, किसी भी राज्य में लागू करना है तो विधानमंडल जो होता है उसमें जो विधानसभा है, विधान परिषद है, उसमें कानून को पास किया जाता है। वहाँ पे वोटिंग चलती है, वोट चलते हैं, उसके बाद अगर पास होता है फिर जाकर राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ती है, फिर वो जो कानून है वह राज्य में लागू हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 201, इसमें विचार के लिए आरक्षित विधेयक अगर कोई रखा गया है तो उसके बारे में क्या प्रावधान होगा। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय वितरण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 203 में विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 206 देखिएगा, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान इससे संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 207 में वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 208 में प्रक्रिया के कुछ नियम हैं यहाँ पर। अनुच्छेद 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियम। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस प्रकार से होगी, है ना। ज़्यादातर जो कार्य होते हैं लिखा पढ़ी के वो इंग्लिश में ही होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगर उन राज्यों में वो अगर अपनी भाषा यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है। अनुच्छेद 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किए जाना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213, इसे विधानमंडल की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, है ना। मतलब अगर यहाँ पर कुछ सत्र वगैरह नहीं चल रहे हैं तो राज्यपाल के पास पावर है, शक्ति है, अध्यादेश जारी कर सकता है और सत्र बिठा सकता है, ठीक है। मतलब बैठकें कर सकते हैं वहाँ पर सदन की। चलिए अब उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान देख लेते हैं। अनुच्छेद 212 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना है और ध्यान दीजिएगा अभी से 25 उच्च न्यायालय है। अगर आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखें तो ये संख्या ज़्यादा है, लेकिन 25 उच्च न्यायालय हैं अभी, है ना। एक उच्च न्यायालय के अंडर में बहुत सारे राज्य आ सकते हैं। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन किस प्रकार से होगा, इससे संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें लिखी गई हैं, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 218 देखिएगा, इसमें उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों में लागू होना। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है। वहाँ की जो मेंबर्स हैं उन्हें शपथ कौन दिलाएगा और ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं इसमें अनुच्छेद 219 में, है ना। अब अनुच्छेद 220 में देखिएगा, स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन आदि संबंधी प्रावधान है। इन्हें वेतन कहाँ से दिया जाएगा और क्या सुविधाएं और मिलेंगी। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण, है ना। किसी भी न्यायाधीश को दूसरे न्यायालय भी भेजा जा सकता है ना, तो यहाँ पर अनुच्छेद 222 में प्रावधान है। अनुच्छेद 233 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। अनुच्छेद 224 के क्रम में उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। अनुच्छेद 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 226 में देखिएगा, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, है ना। 5 तरह के रिट्स जारी कर सकता है ना। ये रिट्स के बारे में भी हम अच्छी तरह से पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 226 का क्या है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाहियों में केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन इस अनुच्छेद को हटा दिया गया। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 228 का क जो है, राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। अब देखिए इसे भी हटा दिया गया। अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालय को जो अधिकारी हैं और सेवक हैं तथा व्यय के बारे में, उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय के बारे में। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार।
अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। जैसे मैंने बताया अभी आपको, सिर्फ 25 तो उच्च न्यायालय है अपने पास। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हो और एक ही सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जैसे पूरा भारत देश आता है, ठीक उसी तरह से 25 उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट से उनके अंडर में आते हैं ये अपने जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जाहिर सी बात है किसी एक उच्च न्यायालय के अंडर में 2 से 3 राज्य होंगे ही होंगे। देखिए अनुच्छेद 232 में देखिएगा व्याख्या की गई थी इसमें, वही मतलब यहाँ पर कुछ जो ऐसी टर्म्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या इसमें की गई है, लेकिन अब उसे भी हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण है ना, विधिमान्यकरण है। अनुच्छेद 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती की जाएगी। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 में निर्वचन मतलब वही यहाँ पर कुछ परिभाषित किया गया होगा, जैसे भारत के संविधान में जिला न्यायाधीश और न्यायिक सेवा शब्दों को परिभाषित करता है कि जिला न्यायाधीश किसे कहा जाएगा और न्यायिक सेवा, इन शब्दों की क्या परिभाषा है यह लिखा गया है। अनुच्छेद 237 में कुछ वर्ग या वर्गों के लिए मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय में उपबंधों का लागू होना। अब देखिएगा प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य निरस्त कर दिया गया है। अब देखिएगा अनुच्छेद 238, इसमें राज्य के भाग छठे के प्रावधानों का पहली अनुसूची के भाग बी में लागू होना, ये पहले था, अब इसे हटा दिया गया। अब संघ राज्य क्षेत्र के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होगा। अनुच्छेद 239 का जो है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या विधान परिषदों या दोनों का सृजन किया जाएगा। अनुच्छेद 239 के क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 239 का क ख जो है इसमें संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में कुछ उपबंध है। अनुच्छेद 239 के ख में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रस्थापित करने की प्रशासन की शक्ति है। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 242 इसमें कुर्ग निरस्त, इसे हटा दिया गया है। कुर्ग निरस्त क्या है ये देख लेते हैं। कुर्ग क्या है? देखिए संविधान में 7वां संशोधन अधिनियम आया था 1956 का, इसके द्वारा हटाया गया क्योंकि कुर्ग को मैसूर राज्य में मिला दिया गया था। ठीक है। अब देखिएगा पंचायतों से संबंधित प्रावधान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। पंचायत में जितने भी कुछ शब्द आएंगे महत्वपूर्ण, उसकी क्या परिभाषाएं हैं यह देखने के लिए मिलते हैं अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 का क ग्राम सभा का गठन होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 243 का ख पंचायतों का गठन होगा, यह लिखा गया है। ये दोनों महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। और ये भी पंचायतों की संरचना किस प्रकार से होगी, अनुच्छेद 243 के ग है ना, ये क ख ग तीनों आपको याद रखना है। देखिए इसमें और भी बहुत सारे हैं। अनुच्छेद 243 का एक ख आप देखें तो स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 243 का जोड़ है, इसमें पंचायतों की अवधि के बारे में प्रावधान है। इसी का आप च देखें तो सदस्यता के लिए क्या निहरताएँ होंगी दिया गया है। इसी में 243 का जो छ है सब पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायी। इसी में जो ज है इसका पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियों से संबंधित प्रावधान। झ में देखा जाए तो वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, ये सब पंचायतों से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। अनुच्छेद 243 से पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में प्रावधान है। चलिए अब यहीं पर हम ट देखे थे पंचायतों के लिए निर्वाचन, वहीं यहाँ पर ठ में संघ या राज्य क्षेत्रों का लागू होना, ड़ में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, यही ड़ विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, ड़ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। यहीं पर आप अब देखेंगे नगर पालिकाओं से संबंधित, ध्यान दीजिएगा ये त से शुरू होता है यहाँ पर, है ना, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 243 के त में परिभाषाएं दी गई है नगर पालिका की। नगर पालिकाओं का गठन किस में है? अनुच्छेद 243 के ठ में, थ में, है ना, थर्मस वाले थ में, सॉरी, ठीक है, थर्मस वाले थ में। चलिए अब देखिएगा अनुच्छेद 243 का जो द है इसमें नगर पालिकाओं की संरचना है। अनुच्छेद 243 के ध में वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचनाएं हैं। इसके न में देखिएगा स्थानों का आरक्षण है। प में नगर पालिका की अवधि आदि के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 243 के फ में सदस्यता के लिए क्या निहरताएं होंगी लिखा गया है। इसमें जो ब है इसमें नगर पालिकाएं आदि की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 243 के भ में नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियों से संबंधित प्रावधान। इसमें म देखिएगा वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है। इसके य में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा है। अनुच्छेद 243 के य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है। इसके य ख में संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना है। इसमें य ग में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, य घ में जिला योजना के लिए समिति। फिर अनुच्छेद 243 के य ड में महानगर योजना के लिए समिति। इसमें य च में विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 243 के य छ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। ठीक है, इसमें न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है अगर इससे निर्वाचन संबंधी कोई विवाद रहता है तो। सहकारी समितियाँ, अब देखिए अनुच्छेद 243 के य ज में परिभाषाएं दी गई हैं सहकारी समिति से संबंधित। इसके य झ में बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या तथा कार्यकाल से संबंधित है। य ट में बोर्ड के सदस्यों का चुनाव है। य ठ में बोर्ड की बर्खास्तगी तथा निलंबन एवं अंतरिम व्यवस्था। ये जो अनुच्छेद 243 है काफ़ी बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं वैसे। इसके यड में सहकारी समितियों के लेखा का अंकेक्षण है और यड में सामान्य सभा की बैठक आहूत करना है। इसके यण में सदस्य का सूचना पाने का अधिकार है। यथ में रिटर्न से संबंधित प्रावधान, यथ में अपराध एवं दंड, यद में देखिएगा बहुराज्यव्यापी सहकारी समितियों का आवेदन, यद में संघीय क्षेत्रों को आवेदन है। इसके यन में वर्तमान कानूनों का जारी रहना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 244 जो है, अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन होगा। अनुच्छेद 244 का क में असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल का, मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन होगा। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के बीच विधायिक संबंध। संघ और राज्यों के बीच में किस तरह के संबंध होंगे। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 246 में संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तुएं लिखी गई हैं। अनुच्छेद 246 के क में वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान है ना, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए, अनुच्छेद 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधियां शक्तियों से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की पावर है। इसका अर्थ क्या है, ये हम वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, राज्य के पास कुछ सूचियां हैं, मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें राज्य कानून बनाएगा। केंद्र के पास कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे केंद्र कानून बनाएगा, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगी। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें केंद्र भी कानून बनाता है और जो राज्य सरकार है वो भी कानून बनाती है। तो यहाँ पर पावरफुल किसका कानून हो जाएगा? केंद्र सरकार का होगा, है ना। अनुच्छेद 250 में यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद के पास पावर है ना। आपात जैसी अगर कुछ कंडीशन है तो कानून कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगा। फिर यहाँ पर राज्य को पावर नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 251 में देखिएगा, संसद द्वारा अनुच्छेद 249 में और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 252 में दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसे विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। ठीक है, दो या अधिक राज्यों के ने अगर सहमति से कोई कानून बनाया है तो संसद के पास पावर है कि उस कानून को कोई और अन्य राज्य को भी लेने के लिए अगर लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, परमिशन देते हैं। चलो, अनुच्छेद 253 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 255 में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। नेक्स्ट है संघ राज्य प्रशासनिक संबंध से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा, है ना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 257 का क राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग। ठीक है, ये निरस्त हो चुका है, पहले यह था प्रावधान। अनुच्छेद 258 में कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। अनुच्छेद 258 का क संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति होंगी। अनुच्छेद 259 में पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों में सशस्त्र बल, और ये निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की आधिकारिकता। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियां या नदी दोनों जो होंगे उसके जल संबंधी विवादों का न्यायीकरण करना होगा। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। अब देखिए, संघ राज्य वित्तीय संबंध के बारे में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अब अनुच्छेद 264 में देखेंगे हम, भारत के संविधान में वित्तीय आयोग और राज्य की व्याख्या यह करता है। अनुच्छेद 264। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखी के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा अधिगृहित किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 268 के क में अंतर राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर की उगाही और संग्रह। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्य को सौंपा जाने वाला जो कर है उसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 270 में क्या है? उद्गृहित कर और
उनका संघ तथा राज्य के बीच में वितरण किस प्रकार से किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 271। इसमें कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रायोजनों के लिए अधिभार। अनुच्छेद 272 में ऐसे कर जो कि संघ द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाते हैं और जो संघ तथा राज्य के बीच वितरित किए जा सकते हैं, पर इसे हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 273 में जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। अनुच्छेद 274 में ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित विरुद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलेगा, है ना। मतलब यहाँ पर अभी हम कर से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद कवर कर रहे हैं। अनुच्छेद 276 में वित्तीय व्यापारों, आजीविका और नियोजनों पर जो कर मिल रहा है उससे संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 277 में व्यावृत्ति। अनुच्छेद 278 में पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित वित्तीय मामलों में राज्यों के साथ समझौता और इसे निरस्त कर दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं आप बहुत सारे अनुच्छेद हटा दिए गए हैं। अनुच्छेद 279 का देखिएगा, शुद्ध आगाम आदि की गणना। अनुच्छेद 279 का जो कर है इसमें वस्तु और सेवा कर परिषद इम्पोर्टेंट। 280 में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 281, इसमें वित्त के बारे में है। अनुच्छेद 282 में संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए किए जाने वाले व्यय के बारे में है ना। मतलब कहाँ का पैसा कहाँ लगाना है, जितना भी कर इकट्ठा होता है ना उसे कैसे यूज़ करना है लिखा गया। अनुच्छेद 283 में संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशि की अभिरक्षा आदि। अनुच्छेद 284 में लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादककर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 में संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 में माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन, है ना। अनुच्छेद 287 में विद्युत पर करों से छूट दी गई है। वहीं 288 में देखा जाए तो जल या विद्युत पर करों से भी छूट दी गई है, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 289 में राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान में छूट है। अनुच्छेद 290 में कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन है। अनुच्छेद 290 का क कुछ देवस्यम निधियों को वार्षिक संदाय। अनुच्छेद 291 में शासकों की प्रीवी पर्स राशि, है ना, जो शासक हुआ करते थे उन्हें जो पैसा वगैरह मिलता था उन्हें निरस्त कर दिया गया। अब देखिएगा अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लिया जाना। वही अनुच्छेद 293 में राज्य द्वारा उधार लिया जाना। भारत सरकार भी उधार लेती है, राज्य भी उधार लेते हैं। अब देखिए सरकार के अधिकार और दायित्व। सरकार के क्या अधिकार होंगे। अनुच्छेद 294 में है कि कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्ती, अधिकार, दायित्व और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 295 में अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियां, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार किसे बनाया जाएगा। अनुच्छेद 296 में राजगामी या व्यपगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति का क्या होगा। अनुच्छेद 297 में राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मगन तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना, है ना। अब देखिएगा अनुच्छेद 298 व्यापार करने आदि की शक्ति। अनुच्छेद 299 में संविदाएं। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियां। अब देखिएगा संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 क कहता है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति का अधिकार यहाँ जोड़ दिया गया है। देखिए भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता है ना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 302। इसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन है। अनुच्छेद 304 में राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। अनुच्छेद 305 में विद्यमान विधियां और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 306 पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लेखित राज्यों की व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति, इसे निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 307 में अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 304 के प्रायोजनों के कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। फिर देखिएगा लोक सेवाओं से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 308 इसमें निर्वचन, मतलब इसमें भी व्याख्या की गई है ना। अनुच्छेद 309 में संज्ञा राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के बारे में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 310 में संज्ञा राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि कितनी होगी। अनुच्छेद 311 में संज्ञा राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 312 का कुछ सेवाओं के अधिकारियों के सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंगत करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध है। अनुच्छेद 314 में कतिपय सेवाओं के पहले से सेवारत अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है और इसे हटा दिया गया है। लोक सेवा आयोग, देखिए अनुच्छेद 315 में अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाए जाना या निलंबित किया जाता है तो क्या प्रक्रिया होगी। अनुच्छेद 318 में आयोग के सदस्य और कर्मचारी वृद्ध की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 में आयोग के सदस्य और कर्मचारी वृद्ध की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य से संबंधित। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 दिखेगा लोक सेवा आयोगों के व्यय के बारे में। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन से संबंधित। फिर है अधिकरण। अनुच्छेद 323 का जो है इसमें प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित प्रावधान है। इसे कहे 323 का ख देखिए तो अन्य विषयों के लिए अधिकरण के बारे में है। अब निर्वाचन से संबंधित प्रावधान, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न आएंगे। अनुच्छेद 324 कहता है निर्वाचनों के अधिक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 325 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किए जाना। ठीक है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 में विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 में दिखेगा किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल के पास शक्ति है। फिर अनुच्छेद 329 इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका है उसका हस्तक्षेप बंद कर दिया गया है। ठीक है, निर्वाचन के संबंध में भी न्यायालय यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 329 का क प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी विशेष प्रावधान है और इसे भी निरस्त कर दिया गया। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 330 क्या कहता है, इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है ना।
अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, अब इसे हटा दिया गया है, पता है आपको। अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 333 में राज्य के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, आंग्ल भारतीय समुदाय को तो हटा दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 334, एक निश्चित अवधि के पश्चात सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति। अनुच्छेद 335 में सेवाएं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध था। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान देखने के लिए मिलता है अनुच्छेद 338 में, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, दूसरा वाला भी। अनुच्छेद 338 का क, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है और यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है, SC ST। अब देखिए अनुच्छेद 338 का ख, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क घ, इसके आपको याद रखना है। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधान। वहीं अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 342 के क में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित। अब देखिए राज्य भाषा से संबंधित प्रावधान, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा है, ठीक है, संघ की क्या राजभाषा होगी। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 में राज्य की राज्यभाषा या राज्यभाषाएं, है ना। अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों और आदि में प्रयोग की जाने वाली जो भाषाएं हैं किस प्रकार की होगी, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्युवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस प्रकार की होगी, इसके बारे में प्रावधान है। तो ये भारत देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये राजभाषा है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ज़रूर है और 22 भाषाएं हैं। आपने अगर अनुसूचियाँ पढ़ी हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो जो ज़्यादातर जो लिखा पढ़ी में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। कोर्ट वगैरह आप जाइए, कहीं पर भी आप जाइए तो आपको ज़्यादातर इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा। हिंदी का कम यूज़ होता है, हर स्टेट में हिंदी यूज़ नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो सब जगह यूज़ हो रही है। अनुच्छेद 350 का क देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं। अब इसका अर्थ क्या हो, आप किसी राज्य में जाइए, वहाँ पर अगर आपको शिक्षा चाहिए तो आपको मातृभाषा में शिक्षा देखने के लिए मिल जाएगी। गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में, महाराष्ट्र में तो मराठी में, और अदर स्टेट में जाएंगे तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको शिक्षाएं की सुविधाएं देखने के लिए मिल जाएगी। अनुच्छेद 350 का जो ख है, इसमें भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दे रखे हैं। आपातकालीन प्रावधान, अब देखिएगा, अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव।
अनुच्छेद 354 में जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 355 में बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य होगा। ठीक है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 357। इसमें अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग है ना। ये सब आपात की स्थिति में क्या कंडीशन होगी, राज्य के पास क्या पावर है, केंद्र के पास क्या पावर है और कौन यहाँ पर पावरफुल हो जाएगा, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन है ना। अनुच्छेद 19 में क्या लिखा हुआ है ये आपको वापस पढ़ना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं हमें, वो चीज़ें कुछ समय के लिए आपात की स्थिति में कुछ समय के लिए रोक दी जाएंगी। अनुच्छेद 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में प्रवर्तन का निलंबन है। अनुच्छेद 359 का जो क है इसे हटा दिया गया है। इस भाग का पंजाब राज्य पर लागू होना था। अब देखिए अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। वित्तीय आपात के बारे में उपबंध का है 360 में, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब देखिएगा विधिक प्रावधान। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण है। अनुच्छेद 361 के क में संसद और राज्य के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण है। अनुच्छेद 361 का जो ख है लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निहरताएं हैं। अनुच्छेद 362 में भारतीय राज्य के शासकों के अधिकार एवं विशेषाधिकार के बारे में प्रावधान था, हटा दिया गया। अनुच्छेद 363 में कुछ संधियां, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। अनुच्छेद 363 के क में देशीय राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 364 महापत्रों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रावधान, असफलता का प्रभाव है ना। चलिए अनुच्छेद 366 में परिभाषाएं दी गई हैं। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से उन शब्दों को परिभाषित करता है जो संविधान के अन्य भागों में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए माल और सेवाएं, ये जब शब्द प्रयोग होता है तो उसकी परिभाषा प्रदान करना होता है। अनुच्छेद 366 जो है इसका यह कार्य है कि वह माल और जो सेवाएं जो शब्द यूज हो रहा है इसकी परिभाषा क्या है, जो वस्तु और सेवा कर जैसे जीएसटी के लिए महत्वपूर्ण है ना। यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो क्या परिभाषाएं होगी इसकी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अनुच्छेद 367 में निर्वचन, देखिए निर्वचन का भी अर्थ यही हो जाता है। यहाँ पर व्याख्या की गई है कि भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है यह, जो सामान्य खंड अधिनियम 1897 को संविधान की व्याख्या के लिए लागू कर सकता है। ठीक है। संविधान का संशोधन अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार आ चुका है। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने के लिए, अगर संविधान में संशोधन करना है, बदलाव करना है, अनुच्छेद हटाना है या फिर नया जोड़ना है, संशोधन करना है, तो यह पावर देता है खुद अनुच्छेद 368। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। पावर किसके पास है, संसद के पास पावर है। और क्या प्रक्रियाएं होती हैं जब किसी संविधान के अनुच्छेद में जब बदलाव किया जाता है तो क्या प्रोसेस है, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 368 में। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय में हो, है ना। राज्य सूची, राज्य के पास कुछ लिस्ट है जिस पे वो कानून बनाता है, लेकिन चाहे तो संसद भी बना सकती है ना। इसके बारे में लिखा हुआ है। और अगर दोनों के पास एक सेम सूची है तो उसे समवर्ती सूची कहते हैं। अनुच्छेद 370 सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था यह।
अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 371 का क। अब ये जो अनुच्छेद हम यहाँ पर कुछ कवर करेंगे जो मेन राज्यों से रिलेटेड है, राज्यों को जो कुछ विशेष उपबंध देते हैं ना, यहाँ से प्रश्न आएंगे एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। किसमें? अनुच्छेद 371 के क में, जो नॉर्मल 371 है, इसमें महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में, ठीक है। उसके बाद नागालैंड के बारे में है। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 371 के ख में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। आप वो लाइन याद रखिएगा, महाराष्ट्र गुजरात, फिर नागालैंड, फिर असम, उसके बाद मणिपुर, है ना। 371 के ग में मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। असम के बाद मणिपुर, फिर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, ठीक है। अनुच्छेद 371 के घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के विशेष संबंध में विशेष उपबंध है। तो अगर आप ये लाइन याद रखेंगे ना तो आपको ये इजीली याद रहेंगे, क्योंकि सारे किस में आ रहे हैं? अनुच्छेद 371 में ही आ रहे हैं। बस क घ आपको याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 371 के ड में देखिएगा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 के च में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। फिर अनुच्छेद 371 के छ में 371 के छ में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। 371 के छ में आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 371 के ज में अरुणाचल प्रदेश राज्य के विशेष में संबंध में विशेष उपबंध है। फिर अनुच्छेद 371 के झ में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 के ण में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ये लगभग एक जैसे ही दिख रहे हैं, बस यहाँ पर राज्यों के नाम आगे पीछे हैं। यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है और यहीं से ही क्वेश्चन एग्जाम में डाल दिए जाते हैं, इसलिए आपको खुद भी सेल्फ रिवाइज करना होगा। और ये जो सीरियल वाइज है ना, ये आपको देखना होगा, क्वेश्चन देखना आप, यहाँ से बहुत आते हैं। अनुच्छेद 372 में विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 के क में विधायी विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 में निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 374 में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या सपरिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध है। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 375। इसमें संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, अधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 378 के क में आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 379 में प्रांतीय संसद एवं उनके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है, जिसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 380 इसे भी हटा दिया गया, राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 381 में देखिएगा, इसे भी हटा दिया गया, इसमें राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद के बारे में था, इसे भी हटा दिया गया है। अनुच्छेद 382 प्रथम अनुसूची के भाग ए में अंतिम राज्य विधायिकाओं से संबंधित कुछ प्रावधान था। अब अगला वाला भी हटा दिया गया है। 383 प्रांतों के राज्यपालों से संबंधित प्रावधान था। फिर देखिएगा अनुच्छेद 384 हटा दिया गया, राज्यपाल जो होते हैं उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में था। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 385 हटा दिया गया, ये पहली अनुसूची के भाग बी में अंतिम राज्य विधायिकाओं के संबंध में कुछ प्रावधान था, ये भी हटा दिया गया है। पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद था अनुच्छेद 386 में। चलिए, ये भी दोनों हटा दिए गए हैं।
है ना, अनुच्छेद 387 भी और 88 भी, अनुच्छेद 388 भी, दोनों में क्या था, कतिपय चुनाव के उद्देश्य से जनसंख्या निर्धारण से संबंधित प्रावधान, अंतिम संसद तथा राज्यों की अंतिम विधायिकाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने संबंधित प्रावधान था। ये भी हटा दिया गया है, देखिएगा। अनुच्छेद 389 डोमिनियन विधायिका तथा प्रांतों एवं भारतीय राज्य की विधायिकाओं से इनमें लंबित विधियों से संबंधित कुछ प्रावधान था। ठीक है, ये भी हटा दिया गया है। 390 संविधान लागू होने की तिथि से लेकर मार्च 1950 से 31वें दिन के बीच प्राप्त राशि तथा खर्च के बारे में था। फिर अनुच्छेद 391, इसमें कतिपय आकस्मिकता में पहली एवं चौथी अनुसूची में संशोधन की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में था। अनुच्छेद 392 में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में प्रावधान है। अब देखिएगा, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि से संबंधित प्रावधान आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें अनुच्छेद 393 में संक्षिप्त नाम है। ठीक है, अनुच्छेद 394 में प्रारंभ, अनुच्छेद 394 के क में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ है। अनुच्छेद 395 जो आखिरी है, इसे हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है ना। आखिरी के बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें हटा दिया गया है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे हमने आज इस एक वीडियो में ही कवर करवा दिए। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कितने अनुच्छेद इसमें से हटा दिए गए हैं और कितने हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो वही आपको कवर करना होगा। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो ज़रूर बनाई थी, जहाँ पर मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही कवर करवाए थे, लेकिन बहुत सारी कमेंट्स आई थी कि बीच वाले कुछ अनुच्छेद आपने मिस किए हैं, तो उनको भी कवर करवाइए। तो देखिए, आज पूरा हमने डिटेल में कवर किया। तो बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद होंगे जो आपको लगा होगा कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, और बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो हटा दिए गए हैं। तो इस वीडियो में तो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। चलिए, आई होप यह वीडियो यूज़फुल और नॉलेजेबल लगी होगी सभी लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर देना। इस वीडियो को शेयर कर देना उन सभी लोगों के साथ जो भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं, पूरा कि कितने अनुच्छेद हैं, कितने हटा दिए गए हैं। ठीक है, थैंक यू।